Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadlak from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video we are going to study about the alternative source of energy. Second point, wind energy. This is the topic from TYBSc Zoology Semester 5, Paper 5, Applied Component. So it is the second alternative source of energy, wind energy. This is the representative diagram of wind turbine from which the wind energy is harvested. So first of all, ये wind energy क्या होता है ये हम definition के स्वरूप में जान लेते हैं. So the process by which wind is used to generate electricity is called as विंड एनर्जी. ये जो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो हवा है उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और उसी को बोला जाता है विंड एनर्जी. सो इन दिस प्रोसेस विंड टर्बाइंस हेल्प्स टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड और द फ्लो ऑफ विंड पावर टू कन्वर्ट that energy into the mechanical power, and that mechanical power by using a generator we convert that power into an electricity. जो हवा का फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी का एक टाइप है, तो उसको ये मैकेनिकल पावर से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में बाय यूजिंग अ जनरेटर. So this is the conversion of wind power into the electricity by using the generators. Okay. So the another purpose of this kind of energy, we can use that energy for a sailing purpose. जो जहाज़ समुंदर में घूमते हैं तो at that time they uses this wind power for the movement of a boat. Then a flying kite for the purpose of flying, then the electricity generation and various other purposes. So this is the different types by which we uses this kind of a energy in various purposes. So the wind is used for such a purposes, but ये जो wind है वो कैसे बनती है तो ये अगले टॉपिक में या अगले पॉइंट में हमको क्लियरली बताया है. सो दैट विंड इज क्रिएटेड बाय सन्स अनइवन हीटिंग द एनवायरनमेंट इन कॉम्बिनेशन विथ इरेगुलर सरफेस ऑफ अर्थ एंड अर्थ रोटेशन. ये जो हमारा अर्थ है वो रोटेट होता है, उसका जो सरफेस है वो अनइवन है, एक जैसा एक समान नहीं है, ऊपर नीचे है. सो एट दैट surface area and because of the rotation of earth, जो हीटिंग है सन की लाइट की वजह से होने वाली, सो वो अनइवन होती है. जैसे ऊंचे पहाड़ों पे ज़्यादा हीट बनेगी, जहाँ पे कम, या फिर नीचे का भाग है वहाँ पे ज़्यादा बनेगी या फिर कम बनेगी डिपेंडिंग ऑन द पोल कंडीशन ऑफ अर्थ. सो वैसे ही ये जो विंड है यहाँ पे बनती है. जो अनइवन हीटिंग है इन अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के एनवायरनमेंट पे, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस विंड गेट हीटेड एंड व्हेन इट हीट इट गेट एक्सपांड. जैसे ही वो एक्सपांड होगी तो उसका मूवमेंट होगा और उसी मूवमेंट की वजह से उसका फ्लो एक जगह से दूसरे जगह पे स्टार्ट होता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द विंड इज क्रिएटेड. सो these are the certain examples by which the energy of wind is used to convert into the electricity. Okay, so that these are the examples which clearly gives an idea of leading countries which uses this wind energy to convert into the electricity. So China, India, United States, रोमानिया. सो ये ऐसे कुछ कंट्रीज़ है कि जो डिफरेंट लोकेशंस पे अपना
ये विंड फार्म कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी की एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे वो प्रोड्यूस करती है. सो these are the certain examples of large onshore wind farms. onshore means यहाँ पे होता है जो भी लैंड एरिया है वहाँ पे ये विंड टर्बाइंस फिट किए गए हैं और वहीं से ये एनर्जी हार्वेस्ट की जाती है. ओके, एंड दिस इज द सेकंड डायग्राम वेयर द लिस्ट ऑफ different countries where the offshore wind farms are constructed or built. So these are the examples कि जहाँ पे ऑफशोर मतलब नियर टू द सी और नियर टू द वाटर बॉडीज़ ये विंड टर्बाइंस या फिर विंड फार्म्स वहाँ पे लगाए गए हैं और जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सो ऑफशोर मीन्स ऑन अ लैंड एंड onshore means onshore means on a land and offshore means inside or near to the water bodies. ये ऐसे ये विंड फार्म्स होते हैं. सो इनकी जो कैपेसिटी है ये विंड टर्बाइन की ये नियर अबाउट 30 to 40% एफिशिएंट होती है. ओके, एंड वो 50% तक भी एफिशिएंट वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन में हो जाता है कि जहाँ पे विंड का जो फ्लो है वो पीक पीरियड पे रहेगा. ओके, सो ये जो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम नियर अबाउट 50% वो विंड का काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, और ये वैरी होता है डिफरेंट कंडीशंस की वजह से. एज देयर इज़ अ फ्लो ऑफ विंड शफल्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी differs in the conditions. ओके, सो ये एक वहाँ पे फॉर्मेट है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस का. सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम वेयर द विंड टर्बाइंस आर मेड एंड यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे दिखेगा. मैं जस्ट यहाँ पे एक इनके जो टाइटल्स हैं वो पढ़ूँगा और उनका जो भी बेसिक फंक्शन है वो आइडेंटिफाइड या फिर एक्सप्लेन करता हूँ. सो फर्स्ट वन इज़ द फाउंडेशन. अ लार्ज ब्रॉड बेस वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहाँ पे वो पूरा विंड टर्बाइन का टावर खड़ा किया जाता है. देन द सेकंड वन द कनेक्शन टू द इलेक्ट्रिक ग्रिड जहाँ पे वही बेस के साइड में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है एरियाज़ में डिफरेंट अर्बन या फिर सिटी एरिया में, तो उसको वहाँ पे वो कनेक्शन एक स्टेबलाइज़र करके वहाँ पे बिठाया गया होता है जहाँ से वो सप्लाई करता है आगे. देन द थर्ड वन द पिलर कॉल्ड एज द टावर. फोर्थ द एक्सेस लीडर जहाँ से कुछ भी उसमें फॉल्ट हो या फिर उसका मेंटेनेंस हो उसको आने जाने के लिए एक छोटा सा एक्सेस लैडर एक रास्ता बनाया गया होता है. देन फिफ्थ जो लोकेशन एक सर्कुलर बड़ा सा डिस्क होता है विच इज़ यूज्ड फॉर द विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल. जैसे ही वो हवा बदलेगी उसी दिशा में वो थोड़ा बहुत घूमता रहेगा या फिर उसको बोला जाता है या कंट्रोल. ओके, देन द सिक्स्थ वन इज नैसल. सो एक वो विंड टर्बाइन के पीछे का भाग है कि जो जनरेटर को कवर करता है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उसमें सिचुएटेड होते हैं जहाँ से वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सप्लाई आगे मेंटेन मैनर में हो सके. देन सेवंथ इज़ द जनरेटर. आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा जो सेवंथ पोर्शन है वो जनरेटर एक ब्रॉड ऐसा कलर डायग्राम वहाँ पे दिया है. वो अंदर वो टरबाइन का जो ऊपर का सरफेस है वो थोड़ा सा वहाँ पे हटा के वहाँ पे दिखाया गया है. ओके, सो दैट वाज द जनरेटर फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट. देन एनीमोमीटर उसके आगे बिठाया गया है कि जिसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका मेजरमेंट स्टेबलाइजेशन हो सके, कम ज़्यादा ना हो सके, वो फ्लक्चुएशन उसमें ना आए. देन उसके बाद में उसको फिटेड है इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल ब्रेक्स. अगर बहुत ज़्यादा हवा आती है तो ये पीछे की तरफ जो नैसिली है या फिर कंट्रोल सेंटर है वो वहाँ से ये जो
टरबाइन से उनको ब्रेक लगा सके। अगर कभी कभी स्टॉर्म्स आते हैं तो ये जो विंड मिल्स है वो डिस्ट्रक्ट हो सकती है एक्सेसिव स्पीड की वजह से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल ब्रेक्स वहाँ पे उसको फिटेड है। ओके, देन द गियर बॉक्स, ये जो गियर बॉक्स है जिसकी वजह से जो ब्लेड्स रोटेट होते हैं तो उनके स्पीड के हिसाब से ये अंदर जो जनरेटर का शाफ्ट है उसका जो स्पीड है वो मेंटेन करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, द रोटेटर ब्लेड, जिसकी वजह से ये विंड टरबाइन को रोटेशन मिलता है या फिर विंड का जो भी फ्लो है इस पे स्ट्रोक करके उसको मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ब्लेड पैच कंट्रोल, 12th नंबर, मतलब जो ब्लेड सेंट्रल लोकेशन पे फिट है वहाँ पे उसका कंट्रोल है जहाँ से वो ब्लेड का रोटेशन फिक्स किया जाता है। देन द रोटेटर हब, जहाँ पे ये रोटेटर सेंट्रली अटैच्ड है एंड वो अटैचमेंट एक सेंट्रल शाफ्ट में फिट है। सो दिस इज़ द सिंपल बेसिक डायग्राम which gives you the idea of the wind electricity generator or wind turbine. Okay, and this is the second diagram, which is a small wind generator which may be fitted inside the city or inside the town. ये जो स्मॉल स्केल है उसका डायमीटर अबाउट 3 मीटर होता है एंड हाइट 5 मीटर तक होती है, कि जिसकी वजह से नियर अबाउट 6.5 किलो वाट का एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। सो इनसाइड सिटी वो एक यूज़ करते हैं और इसको वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन भी बोला जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ दिस विंड एनर्जी। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर अल्टरनेटिव सोर्सेस है उनमें एडवांटेज डिसएडवांटेज उनमें होता है, तो वही यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, स्टडी करना है। सो इट्स एडवांटेज इज़ दैट इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रीली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सो ये जो है ये विंड एनर्जी एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसकी वजह से ना पोल्यूशन होता है, ओके, ना कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। देन इट्स फ्रीली एंड अबंडेंटली अवेलेबल, ये जो एनर्जी है वो फ्री कॉस्ट और नो कॉस्ट में अवेलेबल है एंड लॉट ऑफ अमाउंट में अवेलेबल है। अबंडेंट सोर्स उसका है, जितना आप यूज़ करोगे उतना वो वहाँ पे आपको उसका प्रोडक्टिविटी मिलेगा। देन डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसको हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। जैसे ही आपको विंड टरबाइन फिट करना होगा या फिर वर्टिकल हो या फिर लॉन्जिट्यूडिनल हो तो उसको आपको शुरू में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पैसों का करना पड़ेगा। ओके, देन द विंड स्पीड इज़ नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल द टाइम विच अफेक्ट्स द पावर जनरेटेड। जो विंड का स्पीड है वो हमेशा एक समान नहीं रहता, तो जिसकी वजह से इसका जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्टिविटी है वो कम ज़्यादा होता ही रहेगा। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एरियाज़ के वजह से होता है। जैसे अलग अलग लोकेशन में अलग अलग हवा का फ्लो होगा या फिर जैसे वो हीट होगा या फिर कोल्ड होगा वहाँ के रीजन, तो उसी पे डिपेंडेंट इसका स्पीड होता है विंड का, और वही यहाँ पे यूज़ होता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी जो अफेक्टेड होता है। ओके, इसके वजह से और एक छोटा सा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे होता है कि जहाँ पे हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन वहाँ पे होता है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट और मेजर इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ बिल्डिंग अ विंड फार्म्स। जो भी विंड फार्म्स वहाँ पे बनाए गए हैं उनकी वजह से हैबिटेट लॉस होता है, हैबिटेट का फ्रैगमेंटेशन होता है। जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स है वो अगर उस एरिया से गुजरते हैं तो बहुत सारे उस टरबाइन के ब्लेड से स्ट्राइक करके डेड हो जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। उसके अलावा जो भी ब्लेड्स घूमेंगे तो उसी एरिया में जो भी एनिमल्स हैं तो वो उनको हैबिचुअल नहीं होगा तो वो वहाँ से माइग्रेट करेंगे, जिसके वजह से वहाँ का जो प्रॉपर हैबिटेट है या फिर प्रॉपर इकोसिस्टम में
वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी. सो दीज आर द सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी. सो दिस इज द डिटेल्स अबाउट द विंड एनर्जी इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंडीशंस. ओके. सो अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सअप कीजिएगा. थैंक यू.